हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, जिसको हम इंग्लिश में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम आज रिवीजन में इस टॉपिक को ले रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले होता क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हिंदी में रोकड़ प्रवाह विश्लेषण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें कंपनी में आए हुए सभी नगद पैसों और कंपनी से बाहर गए सभी नगद पैसों की जानकारी मिलती है। मतलब कितने पैसे कंपनी में आए और कितने पैसे कंपनी से बाहर गए, या व्यापार में आए और व्यापार से बाहर गए, इसलिए इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसे ये क्यों बनाया जाता है? कि इसलिए बनाया जाता है ये, इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है। कैश फ्लो के माध्यम से हम क्या करते हैं? कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को पैसे जा रहे हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये किया जाता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ें हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ें, यानी रोकड़ प्रवाह विश्लेषण को कैसे पढ़ा जाए? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, रोकड़ प्रवाह विवरण, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? तो कंपनी अपने व्यापार को चलाने के लिए जो भी काम करती है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, और व्यापार को चलाने के दौरान जो भी इनकम या खर्च आता है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में गिना जाता है। यानी व्यापार को चलाने के लिए कंपनी जो भी खर्च करेगी वो सब कहाँ पर आएगा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कंपनी, पहला था आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्रॉम, इसमें क्या क्या यानी एग्जांपल ले सकते हैं। कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या माल कर सकते हैं। जैसे अपन कोई कच्चा माल खरीदते हैं, कोई कच्चा माल खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ सकता है। पक्का माल तैयार करना, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा हो सकता है। और इसके अलावा सरकार को टैक्स चुकाना भी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा हो सकता है। अब इसमें जो कैश फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, इसमें मुख्यतः हम 3 प्रकार की मदें लिखते हैं। यानी जो मुख्य है, मैं पूरा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के नहीं बताऊंगा, इसमें मैं जो मेन चीज़ें होती हैं वही मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो पहला जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसमें ये क्या होती है कैश फ्रॉम एक्टिविटीज़, यानी जो व्यापार को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत उसको हम लिखते हैं। जैसे कच्चा माल खरीदना, पक्का माल तैयार करना, सरकार को टैक्स चुकाना, ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक हिस्सा है। अब मुख्यतः कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 3 मदें बोल सकते हैं, 3 मदें लिखी जा सकती है। पहली मद इसमें होती है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। पहली मद क्या होती है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिखा जाता है, कंपनी की कुल बिक्री में से सभी प्रकार के खर्चे और डिप्रिसिएशन मतलब रास घटा दिए जाते हैं, ठीक है। जो अमाउंट निकल कर आता है उसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। इसका एक अपन एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला भी हो सकता है ऑल रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला भी हो सकता है। सेकंड चीज इसमें आती है जो हम लिखते हैं वो है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच के अंतर को लायबिलिटीज में किसी भी तरह अंतर को क्या कहते हैं, सॉरी, कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, यानी इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं इसको आपको बता दूं फॉर्मूले के माध्यम से। वर्किंग कैपिटल क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में किसी भी तरह के बदलाव होने से उसका असर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पड़ता है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ब्यौरा कंपनी की बैलेंस शीट से मिल जाता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसमें एक और चीज़ लिखते हैं अपन जो इम्पॉर्टेंट है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है टैक्सेस पेड, ठीक है। टैक्सेस पेड, सरकार को कितना टैक्स दिया उसकी जानकारी इस कॉलम में दी जाती है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये 3 जो भाग होते हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं अपन, ये है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये क्या होता है, कंपनी अपने पैसों को कहीं पर निवेश करती है या किसी भी तरह का प्रॉफिट, ब्याज या किराया जो कंपनी ने अपने पैसे पर कमाया है वह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में गिना जाता है। यानी कंपनी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करती है, मतलब इन्वेस्ट का मतलब होता है विनियोग करती है, और उससे जो भी पैसा कमाती है ये सब किसके अंतर्गत आता है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कंपनी नई संपत्ति खरीदी, पुरानी संपत्ति को बेच दिया, बैंक पे रखे पैसे पर ब्याज मिला, अपने किसी ऑफिस गोदाम को उसने क्या किया, किराए पे दे रखा है, उसका किराया मिल रहा हो उसे। ठीक है, ये जो सभी प्रकार की इन्वेस्टिंग, ये सभी प्रकार की जो मदें हैं वो किस में शामिल होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होती है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी विनियोग के माध्यम से अगर कोई पैसा कमाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाता है। ठीक है, यानी निवेश करती है कंपनी, अपने पैसों को कहीं पर निवेश करती है या किसी भी तरह का प्रॉफिट, ब्याज या किराया जो कंपनी अपने पैसे से कमाती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाती है। क्लियर, तो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएगा। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण मद हैं। ठीक है, इसके जरिए हम इसको समझा सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है। पहला, फिक्स्ड एसेट्स परचेस। फिक्स्ड एसेट्स परचेस, फिक्स्ड एसेट्स परचेस। ठीक है, ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम लंबे समय के लिए खरीद कर रख सकते हैं। इसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने, वस्तुओं और सेवाओं की ओर ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी इत्यादि को भी शामिल किया जा सकता है। फिक्स्ड एसेट्स परचेस मतलब फिक्स्ड एसेट को परचेस करना। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो लंबे समय तक रखी जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है। ठीक है, सेकेंड है फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड मतलब स्थायी संपत्तियों को बेचना। स्थायी संपत्तियों को बेचना, जब कंपनी अपनी 1 साल से पुरानी जो संपत्तियां होती है उनको बेच दे, ठीक है, और उस पैसे को जो उससे पैसे प्राप्त होते हैं उसे फिक्स्ड एसेट सोल्ड जो भी होता है उसके कॉलम में हम दिखाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, अगला इसमें हो सकता है इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो होता है इन्वेस्टमेंट्स परचेस्ड। इन्वेस्टमेंट परचेस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को खरीद सकते हैं। मतलब जब एक कंपनी 1 साल से अधिक समय के लिए किसी ऐसी जगह पर पैसे निवेश करे जिससे लंबे समय में वेल्थ क्रिएट होती है तो उसे इन्वेस्टमेंट, यानी इस ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या करते हैं कि इस कॉलम में दिखाते हैं, किसमें, इन्वेस्टमेंट परचेस के अंतर्गत हम उसको दिखाते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट सोल्ड में क्या, पुराने इन्वेस्टमेंट जिनको इस साल बेचा गया हो उससे जितना भी पैसा प्राप्त हुआ हो उसे इस कॉलम में दिखाया जाता है या इन्वेस्टमेंट सोल्ड के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये जो 4 मदें हैं ये इंपॉर्टेंट होती है। पहला फिक्स्ड एसेट्स परचेज, दूसरा फिक्स्ड एसेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेस, और चौथा इन्वेस्टमेंट सोल्ड। याद रखिएगा कि 1 साल से ज़्यादा की, यानी फिक्स्ड एसेट मतलब 1 साल से ज़्यादा, यहाँ पे जो भी हो 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म कहलाता है, लेकिन 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म कहलाता है। तो ऐसी मदें ही यहाँ पर लिखी जाती है, किसमें, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अगला जो है वो है 3rd नंबर पे आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है, व्यापार को चलाने के लिए कैश की ज़रूरत होती है और जब कोई कंपनी मार्केट में पैसा उठाती है तो उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहा जाता है। मतलब व्यापार को चलाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है, और वो कंपनी कहाँ से उठाती है, मार्केट से उठाती है। उस कैश को या उस पैसे को कंपनी कहाँ से उठाती है, मार्केट से उठाती है। तो ये क्या कहलाती है, फाइनेंसिंग
एक्टिविटीज़। ये कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे कर्ज लेकर पैसा उठाना, शेयर बेचकर पैसा उठाना, बॉन्ड या डिबेंचर जारी करना, ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में गिना जाता है। यानी मार्केट से किसी भी तरीके से अगर कंपनी कोई पैसा उठाती है तो उसे सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में गिना जाता है। ठीक है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसमें लिखा जाता है, कुछ मदे इंपॉर्टेंट है, जैसा प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स, पहला प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, प्रोसीड्स फॉर बोरोइंग्स। ठीक है, ये क्या होता है? ऐसा उधार जो कंपनी ने दिया है और जब वे उधार वापस प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स। प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स मतलब ऐसा उधार जो कंपनी ने दिया और जब वो वापस होता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स कहते हैं। सेकेंड, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, रीपेमेंट फ्रॉम बोरोइंग्स, रीपेमेंट फ्रॉम बोरोइंग्स। रीपेमेंट फ्रॉम मतलब जो भी उधार कंपनी ने लिए हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म डेप्ट हो या लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिसे एक निश्चित समय के बाद वापस चुकाना होता है, इसे क्या कहते हैं? रीपेमेंट फ्रॉम बोरोइंग्स कहते हैं। यानी ऐसे बोरोइंग्स या ऐसे उधार जो कंपनी ने लेकर रखे हुए हैं और उसको एक निश्चित समय बाद चुकाना हो, इसे कहते हैं रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। ये भी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थर्ड जो है वो है इंटरेस्ट पेड, वो है इंटरेस्ट पेड। और जो चौथा है वो है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। ठीक है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पहला हिस्सा है प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स, दूसरा रीपेमेंट फ्रॉम बोरोइंग्स, तीसरा इंटरेस्ट पेड, यानी किसी प्रकार का अगर इंटरेस्ट है जो भी कंपनी ने उधार लिए हो उसके चुकाना इंटरेस्ट पेड कहलाता है। डिविडेंड मतलब जब कंपनी को अतिरिक्त प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर धारकों को दे दिया जाता है, ये क्या कहलाता है? आपका डिविडेंड पेड कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विश्लेषण या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है और ये इसकी महत्वपूर्ण कुछ मदे हैं। क्लियर? तो ये था आपका रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। थैंक यू।